चलिए थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के इस लेक्चर में हम लोग बचा हुआ थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स का जो कंटेंट है वो कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपना पॉइंट है जो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर हम एक बड़ा सा आयरन का ब्लॉक ले लें और इसका मास, जो बड़ा सा ये पूरा का पूरा आयरन ब्लॉक है उसका मास है m, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आयरन के वो है n, और इसका वॉल्यूम है v, इसकी डेंसिटी d, और मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है t। अगर हम इस आयरन के ब्लॉक को हाफ से डिवाइड कर दें, ठीक है, बिल्कुल मिडिल से, तो क्या होगा? तो फिर इतना तो हमें पक्का पता है कि जब हम हाफ करेंगे इस आयरन के ब्लॉक को तो जो मास होगा वो भी हाफ हो जाएगा, जो मोल्स हैं वो भी हाफ हो जाएंगे, और जो वॉल्यूम है वो भी हाफ हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर हाफ हो जाएगा, टेम्परेचर दोनों का T ही रहेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है सपोज इसका, इस ब्लॉक का टेम्परेचर, तो हाफ करके हम उसको 50 डिग्री नहीं कर सकते। तो ये जब हम हाफ करेंगे तो टेम्परेचर T ही रहेगा। और डेंसिटी, डेंसिटी तो होता है मास बाई वॉल्यूम, और हमें पता है मास भी हाफ हो गया, वॉल्यूम भी हाफ हो गया, तो मास बाई वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो डेंसिटी भी दोनों का सेम रहेगा। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? जब हम ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमने जब हाफ से डिवाइड किया ना तो वो चेंज हो गई, मतलब हम ऐसे बोलते हैं जो मास या मोल के ऊपर डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एक्सटेंसिव, और जो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती उनको बोल देते हैं इंटेंसिव। डिपेंड करने का मतलब है जब हमने इसको हाफ से डिवाइड किया तो चेंज हो गई, तो क्या क्या चेंज हुआ? मास, मोल, वॉल्यूम, मास, मोल्स, वॉल्यूम, ये सब कैसी प्रॉपर्टीज होती चली गई? एक्सटेंसिव। लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रह गई, मतलब जो चेंज नहीं हुई, वो कौन? टेम्परेचर और डेंसिटी। तो बस केवल इतनी ही है, नहीं हमें पता है अगर कोई रेजिस्टेंस के बारे में बोलता, मान लो इस पूरे आयरन ब्लॉक का रेजिस्टेंस R है और हम इसको हाफ से करते डिवाइड, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता? R से मतलब हाफ से डिवाइड हो जाता। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा तुमने रिलेशन देखा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जब तुम हाफ से डिवाइड करोगे तो लेंथ तो हाफ हो जाएगा ना। इस पूरे आयरन ब्लॉक का अगर लेंथ सपोज L है, तो जब तुम हाफ से डिवाइड करोगे तो लेंथ हो जाएगा L/2, और अगर लेंथ हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव मिल सकते हैं। ठीक, एक्सटेंसिव के लिए और मैं कुछ बोलूँ तो एनर्जी से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, जैसे डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S, ये सारे के सारे टर्म, डेल्टा U, ठीक, ये सब के सब जो होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास या मोल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने मोल का कंबसन कराओगे तो कितना इंथैल्पी चेंज होगा, कितने मोल का फॉर्मेशन कराओगे गिव्स फिर एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी चेंज भी कितने मोल के लिए तुम देखना चाहते हैं, और ऐसे जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो भी मास या मोल के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में और क्या क्या होते हैं? जैसे कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि अगर तुम्हारे पास मान लो किसी ने पूछा वाटर का पीएच बताओ, तो वाटर का पीएच तुम डायरेक्ट बोल देते 7 एट रूम टेम्परेचर। तो डायरेक्ट 7 बोलने का मतलब क्या है? तुमने ये नहीं पूछा कि बताओ कितना केजी तुम्हारे पास वाटर है, तुमने ये तो नहीं पूछा कि कितना लीटर तुम्हारे पास वाटर है, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मास या मोल के ऊपर वो डिपेंड नहीं किया। कौन? पीएच। और पीएच है क्या एक्चुअली में? एक्चुअली में ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ही तो होता है कि हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता होता है तो उसको किसी जगह पे रख के पीएच बता देते हैं। तो जो भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म है, चाहे वो मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, ये सारे के सारे टर्म जो होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक, कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई? हीट कैपेसिटी जो होता है इसको बोलते क्या है? हीट स्टोर करने की कैपेसिटी। जैसे तुम्हारे पास छोटा सा आयरन का ब्लॉक था, एक मान लेते हैं छोटा सा आयरन, तो ये कम हीट स्टोर करेगा, लेकिन अगर बड़ा सा आयरन का ब्लॉक है तो वो ज्यादा हीट स्टोर कर सकता है। समझाने के लिए इसको ऐसे बोला जा सकता है, मान लो तुम 2 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो कम हीट लगेगा, लेकिन 200 लोगों के लिए खाना बनाने जाओगे तो ज्यादा हीट लगेगा, ज्यादा खाने का अमाउंट होगा ना। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है मास के ऊपर।
छोटा मास है तो उसका हीट स्टोर करने की कैपेसिटी कम होगा, बड़ा मास है तो उसका हीट स्टोर करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो हीट कैपेसिटी भी मास या मोल के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव। लेकिन एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं सीपीसीवी करके, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये फिक्स होता है। तुमने जैसे आयरन के लिए किसी ने पूछा ना, हीट कैपेसिटी फॉर आयरन, तो हीट कैपेसिटी तो अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो मास या मोल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसी ने पूछा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आयरन, तो इसका मतलब होता है 1 ग्राम आयरन ले लो, ये मास फिक्स कर देता है, 1 ग्राम आयरन का हीट स्टोर करने का कैपेसिटी केवल 1 ग्राम। अब जब भी कोई बोलेगा जिसका हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो तुम हमेशा उसका 1 ग्राम लेकर जाओगे, और अगर तुम 1 ग्राम लेकर गए तो हमेशा उसका हीट स्टोर करने की जो कैपेसिटी होगी वो सेम सेम रहेगी। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है सीपीसीवी, वो होता है अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे ही सेल का ईएमएफ, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक, जो भी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो चेंज नहीं होंगे, एक्सटेंसिव मतलब मास या मोल के चेंज होने पे चेंज हो जाते हैं। इंटेंसिव में ऐसे ही हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है तो वो ये नहीं बोलता कि इतने केजी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, चले, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो गया, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है अपने पास, सेकेंड पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। क्या है, बॉन्ड एनर्जी है ये रहा। अब चलो आओ बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बॉन्ड एनर्जी का मतलब, जैसे इसको इसको तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमारे पास जैसे मान लो मेथेन मॉलिक्यूल है गैस में, हम चाहते हैं जो भी इसके एटम्स हैं वो सब अलग अलग हो जाएं, एक जो कार्बन है वो अलग हो जाए, 4 हाइड्रोजन अलग हो जाएं। तो ऐसा करने के लिए जो तुम्हें मेथेन गैस के अंदर बॉन्ड्स है ना, चार चार CH बॉन्ड, उस CH बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। और ब्रेक करके क्या करना पड़ेगा, अब जब तुम ब्रेक करोगे इन सबको तो तुम्हें हीट देना पड़ेगा हर एक बॉन्ड के बराबर। जब तुम एक बॉन्ड के बराबर एनर्जी दोगे तो लगभग एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तुम्हें चारों बॉन्ड ब्रेक करना है तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एक छोटी सी चीज ध्यान रखें, जब भी कभी हम किसी बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बॉन्ड अपने आप बनेगा, कोई बॉन्ड खुद से इलेक्ट्रॉन के अप्रोच से बन रहा है, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक, एनर्जी देना कब पड़ेगा, जब बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 4 CH बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अगर कभी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो तुम्हें लिखना चाहिए रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। क्यों, प्रोडक्ट में बॉन्ड बनेंगे, ऐसे तो यहाँ पे नहीं बनाया मैंने क्योंकि कार्बन अलग है हाइड्रोजन अलग है। लेकिन अगर बॉन्ड बनेगा तो हीट लिबरेट होगा, बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो फिर तुम्हें उस टाइम पे एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, तो मेथेन गैस में 4 4 CH बॉन्ड है तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। और कोई बॉन्ड बनाया नहीं तो वो 0 0 करके हो जाएगा। रिएक्टेंट से बॉन्ड टूटेंगे तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा, और प्रोडक्ट से बॉन्ड बनेगा तो तुम्हें एनर्जी लिबरेट होगा। ठीक, तो हमेशा लिखेंगे रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, हमेशा क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहले तो एक नया एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास किसी ने दे दिया SF6, पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, रेगुलर होता है। तो अगर किसी ने दे दिया SF6 गैस, अक्सर बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस सब सेम फेज में होने चाहिए, गैसियस फेज गैसियस फेज। सल्फर गैस और 6F गैस में टूट गया, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना होगा, या स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कोई जानना चाहे तो बोलेंगे यहाँ पे 6SF बॉन्ड थे तो हमें प्लस 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF देना पड़ेगा, तब ये जाके टूटेगा। और बॉन्ड कोई बने नहीं तो कोई हीट नहीं लिबरेट होगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ SF। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास कभी ये लिख दिया जाए C2H4
C2H4 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस और ये चला गया C2H6 गैस में। अक्सर बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन सेम फेज में होने चाहिए। तो अगर किसी ने हमसे पूछा बताओ इसका कैसे लिखोगे, इसको हटा दिया जाए। हमसे अगर किसी ने पूछा कि बताओ इसका कैसे लिखेंगे हम लोग डेल्टा एच, ठीक है, कैसे लिखेंगे और देख लेते हैं। काम वही करना होगा, किसी भी प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। फॉर्मेशन के टर्म्स में कैसे लिखते थे, वहां पे तो लिखते थे रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। जब भी हम लोग फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखते थे तो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। कंबशन के टर्म्स में लिखते हैं तो रिएक्टेंट के कंबशन माइनस प्रोडक्ट का कंबशन लिखते हैं। लेकिन जब भी कभी हमें लिखना होता है बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, तब हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, तो हम लोग लिखते हैं इसका रिएक्टेंट में हमारे पास C2H4 है ना, तो इसके स्ट्रक्चर को बना लो। कितने बॉन्ड हैं, क्योंकि जितने बॉन्ड होंगे उतना तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और ये HH बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 CH बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC डबल बॉन्ड। इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट को देना पड़ेगा। ये तो हो गया C2H4 के लिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है, वो भी रिएक्टेंट है, तो उसको भी तोड़ना पड़ेगा। रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जीज हो गई। अब ये हो गया रिएक्टेंट फर्स्ट वाला डेटा माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। प्रोडक्ट में तो C2H6 है, मतलब एथेन, CC बॉन्ड होगा और CH बॉन्ड होंगे। कितने CH बॉन्ड बनेंगे, 6। तो कितना हीट लिबरेट होगा, 6 CH बॉन्ड का माइनस माइनस तो वहां लगा ही दिया है 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। ये इतनी हीट लिबरेट होगी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड। CC बॉन्ड कितना, एक ही तो है, तो हमें बस एक ही लिखना पड़ेगा। रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी प्लस में प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी माइनस में, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में मान के चल रहे हैं कि बॉन्ड बनेंगे तो हीट लिबरेट होगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने 6 बॉन्ड तो नहीं बनाए, 4 बॉन्ड तो पहले ही थे। मैं तो ये हमेशा जब डेल्टा एच लिखने चलो ना, तो ये मान के चलो कि रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड तोड़ देंगे, प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड बना लेंगे। जिसको ना तोड़ा होगा ना बनाया होगा तो नेट में वो माइनस करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेट में माइनस करने पे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना है कि मैंने कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए, कौन कौन से बॉन्ड बनाए। बस डायरेक्ट लिख दो कि रिएक्टेंट के बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो देखो 4 बॉन्ड एनर्जी तुमने दिया था CH का और 6 तुम्हें मिल गया, तो नेट में 2 मिल जाएगा। तो हमें नेट में ये ऐसा हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC डबल बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH सिंगल बॉन्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। अब क्वेश्चन में हमें CC सिंगल बॉन्ड की एनर्जी दे देगा, CH बॉन्ड की एनर्जी दे देगा, HH बॉन्ड की एनर्जी दे देगा, CC डबल बॉन्ड की एनर्जी दे देगा, और हम रख देंगे तो हमें रिएक्शन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ चेंज निकल आएगा। इस प्रोसेस का डेल्टा H पता चल जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा यही करना होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड, वो हो जाएगा उस प्रोसेस का डेल्टा H। अच्छा, अक्सर बॉन्ड एनर्जी के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जहां पे हमसे दे देता है, हमसे एक छोटी छोटी रिएक्शन दे देगा, हमसे पूछेगा नहीं बताओ इस प्रोसेस का जो डेल्टा H है ना उसका साइन क्या होगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बड़े फेमस रहते हैं। जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन दे देगा कि मान लो हमारे पास है Cl2 गैस और इसको हमने तोड़ा 2Cl गैस में। हमसे किसी ने पूछा बताओ भाई इसका जो डेल्टा H होगा वो कैसा होगा, मतलब वो हमसे जानना चाहेगा ये रिएक्शन एंडो है या फिर एक्सो। तो हम बोलेंगे देख भाई रिएक्टेंट में तो तुम्हारे पास बॉन्ड था, तुमने बॉन्ड तोड़ा है और उसको तुमने अलग अलग कर दिया 2Cl में, कोई बॉन्ड बनाया तो है नहीं। तो जब तुमने बॉन्ड तोड़ा तो तुमने एनर्जी दिया होगा, कोई एनर्जी मिला क्या, नहीं, नेट में एनर्जी दिया। एनर्जी देने पे तो प्रोसेस को कैसा बोल देते हैं, एंडोथर्मिक। डेल्टा H पॉजिटिव होगा, रिएक्शन होगी एंडो, ठीक। तो इसका डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने क्या किया, केवल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दिया है, तो डेल्टा H प्लस में हो जाएगा, सिंपल। ऐसे जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसे प्रोसेस लिखे होते हैं कि यहाँ से वहां चला गया, बताओ उसका डेल्टा H कैसा होगा, सिंपल सा काम करना होगा कि वो
क्या हुआ, तुमने बॉन्ड तोड़ा या बॉन्ड बना? अगर बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी देना पड़ेगा, अगर बॉन्ड बना तो एनर्जी मिलेगा। जैसे जैसे हमने सीखा है ये वाली चीजें। कौन सी चीज? कि अगर हमें कोई दे देता ये वाला प्रोसेस, दो नाइट्रोजन एन गैस है और ये लोग आपस में अप्रोच करके N2 गैस बना दिए। एक नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड होता है, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 3 अनपेयर्ड, तो दोनों अलग अलग थे और दोनों पास में आकर के उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अच्छा, बॉन्ड बनेगा तो अब देखो, तुमने बॉन्ड तोड़ा नहीं है, कोई रिएक्शन में बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड बना है तो एनर्जी लिबरेट होगा। अगर इसका तुम डेल्टा एच लिखना चाहते ना तो कैसे लिखते? रिएक्टेंट में कोई बॉन्ड तोड़ा ही नहीं तो जीरो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन एन ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड तोड़ा नहीं तो कोई एनर्जी नहीं दिया होगा, लेकिन बॉन्ड बना है, तीन तीन बॉन्ड बने नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, एन एन ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो एनर्जी लिबरेट होगा। नेट में डेल्टा एच कैसा होगा फिर? माइनस। प्रोसेस कैसा है ये? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हमें ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चले, तो साइंस से रिलेटेड पूछ सकता है या फिर किसी प्रोसेस में बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी दे देगा हमें और हमसे पूछेगा उस प्रोसेस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बता दो। कैसे बता देंगे? काम वही करना पड़ेगा, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन। हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन ये क्या है? एक ही चीज पे हमें ध्यान रखना है, जो इथिलीन मॉलिक्यूल है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेकर चले जाएं इथाइलिन के और कुछ स्पेशल कंडीशन में रखें तो ये पॉलीमराइज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? इथाइलिन से पॉलीथीन। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा? इसका जो डेल्टा एच होगा ना वो क्या होगा? इसी प्रोसेस का डेल्टा एच उसको बोल देते हैं हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलो अब इस प्रोसेस का डेल्टा एच अक्सर किस तरीके से निकालना होगा अपने को? इस प्रोसेस का डेल्टा एच हमेशा अक्सर अपने एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो वो बॉन्ड एनर्जी का डेटा दे देता है और बोलता है अब बताओ इसका जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड। तो मैं ऐसा करता हूं, ये तो n मोल के लिए दिया है, मैं 2 मोल के लिए लिख देता हूं और बाद में हम n मोल के लिए निकाल लेंगे कि 2 मोल के लिए इतना है तो n मोल के लिए कितना हो जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दो मान लो डाइमराइज हो गए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डाइमराइज होकर के क्या बना लेंगे? CH2 CH2। इनको हटा दिया जाए 1 मिनट, CH2 ये ऐसे। एक चीज ध्यान रखना, जो ये ऐसे चेन तो बहुत दूर तक चला जाएगा तो ये बॉन्ड फ्री तो हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कि टर्मिनल पे ऐसे सिंगल बॉन्ड ऐसे फ्री रहेगा, नहीं, इसको एज्यूम करना होगा कि ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसा कंडीशन है कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो टर्मिनल वाले कार्बन है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। रियल में ऐसा नहीं है, वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, किसी और से बनाते हैं, लेकिन मान के जाना पड़ेगा कि वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखने चलते हैं, तो कैसे लिखेंगे? बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस। तो देखो 4 CH बॉन्ड होंगे, लेकिन सामने डबल लिखा है तो कितने CH बॉन्ड हो जाएंगे? 8, तो 8 CH बॉन्ड की एनर्जी देना होगा। रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी लिखना पड़ेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC डबल बॉन्ड, एक में तो एक ही है लेकिन डबल है तो 2, माइनस CH2 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 CH2, कितने CH2? 8, तो 8 बॉन्ड एनर्जी लिबरेट हो जाएगा CH का, माइनस CC बॉन्ड 1 2 3 और वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो 4, तो 4 CC बॉन्ड। इसका मतलब ध्यान से देखना, CH बॉन्ड ना तो तुमने तोड़ा ना ही वो बना, क्योंकि नेट में वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो जो डेल्टा एच हो गया वो क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC डबल बॉन्ड माइनस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC सिंगल बॉन्ड। इससे क्या पता चल गया कि अगर 2 मोल एथिलीन के मिल करके ऐसा बनाएंगे तो फिर जो उसका डेल्टा एच होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC डबल बॉन्ड माइनस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC सिंगल बॉन्ड। ये तो 2 मोल के लिए हुआ।
अगर कोई पूछता नहीं तुम 1 मोल के लिए बताओ, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड। ये आया पर मोल। और रियल में तो जो जब तुम पॉलीमराइजेशन कराने जाते तब तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए नहीं देखते डेल्टा एच, हमेशा पॉलीमराइजेशन के लिए पर मोल निकालते। तो नेट में जो तुम्हारा हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो यही है, पर मोल। 1 मोल के लिए कितना होगा, तो 1 मोल के लिए ये होगा, अगर मान लो 100 मोल हो गए तो तुम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो 100 मोल के लिए निकल आएगा। 10,000 हो गए तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, वो 10,000 के लिए निकल आएगा। तो हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, पर मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पॉलीमराइज होने पर कितना हीट लिबरेट होगा। अब जैसे यहाँ पे पॉलीथीन, हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन वो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बात करे कि बताओ ये जो है वो कैसा होगा, इसका जो साइन होगा ना ये रिएक्शन का, वो कैसा होगा, पॉलीमराइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन। तो बोलेंगे देख भाई, अगर तुम थोड़ा सा भी बात करना चाहो तो तुमने डबल बॉन्ड तोड़े हैं एक हिसाब से और 2 सीसी सिंगल बॉन्ड बनाया है, यही तो मतलब है। देखो, एक है सीसी डबल बॉन्ड की एनर्जी और 2 है सीसी सिंगल बॉन्ड की एनर्जी। तो जब तुम एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक सीसी बॉन्ड तोड़ोगे तो एक सिग्मा टूटेगा, एक पाई। लेकिन जब 2 सीसी बने अलग अलग तो 2 सिग्मा बन गए। हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, वो तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन फिर से पाई और सिग्मा, पाई तोड़ा सिग्मा बनाया, तो नेट में तुमने तोड़ा कैसा बॉन्ड, वीक, वीक बॉन्ड तोड़ा मतलब कम एनर्जी दिया होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, तो नेट में एनर्जी लिबरेट होगा। तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, इसको अलग से नोट कर लेना। हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जो पॉलीमराइजेशन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। और अपने सिलेबस में बस यही है, हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन। तो ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड, दिस इज द हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन पर मोल। ठीक है, चलिए ये पॉइंट डिस्कस हो गया, समझ में आ जाना चाहिए। बस हमें बॉन्ड एनर्जी दे देगा, सीसी डबल बॉन्ड की एनर्जी कितना है, सीसी सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितना है, उठा के रख देंगे, आ जाएगा हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन। ध्यान रखना, हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे इतना ध्यान रखना, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस और स्ट्रॉन्ग बेस का OH माइनस आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, तो जो इस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज आता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, वो होता है माइनस का 13.7 किलो कैलोरी। और ये एक्चुअली में पर मोल का डेटा है। 1 मोल H प्लस कहाँ से आए हुए, स्ट्रॉन्ग एसिड से। 1 मोल OH माइनस कहाँ से आए हुए, स्ट्रॉन्ग बेस से। जब आपस में अप्रोच करते हैं ना, अट्रैक्शन हो रहा है ना H प्लस और OH माइनस में, तो हीट लिबरेट हो जाता है, कितना, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये वाला डेटा ध्यान रखते हैं रेफरेंस के लिए। तो जब भी कभी 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस से न्यूट्रलाइज होगा तो हीट कितना लिबरेट होगा, माइनस 13.7, इसी को बोल रहे हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब जैसे किसी ने हमसे बोला कि हमारे पास NaOH है और वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है HCl से, 1 मोल इसका लेकर गए थे, 1 ही मोल इसका, तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा और वाटर। हमें NaCl से मतलब नहीं है एक हिसाब से, बस तुम इतना देखते रहो, H प्लस और OH माइनस आपस में अट्रैक्ट हुए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उन्होंने वाटर बनाया, हाँ, तो हीट कितना लिबरेट होगा, इतना, कितना, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस, तो कितना हीट लिबरेट हो जाएगा, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस से हीट लिबरेट होगा माइनस 13.7। अच्छा, जैसे किसी ने हमें बोल दिया कि 1 मोल लेकर गए हम H2SO4
और इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने इसमें डाल दिया NaOH, इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो 1 मोल H2SO4 ले जाओगे तो कितना H प्लस होगा, 2H प्लस। बाहर से तुम्हें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2 OH माइनस भी डालना पड़ेगा, तो 2 वाटर बनेगा। हमें पता है एक H प्लस एक OH माइनस से रिएक्शन करता तो हीट कितना लिबरेट करता, -13.7 किलो कैलोरी। तो 2H प्लस 2OH माइनस से रिएक्शन करेगा तो 2 वाटर बनेगा, और इस प्रोसेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, -13.7 इंटू 2, क्योंकि 2 मोल H प्लस रिएक्शन कर जाएंगे ना, तब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कितना, 27.4 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर मोल नहीं लिखना क्योंकि हमने 2 मोल के लिए निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दे, क्या चीज ये, अगर हमें ऐसा कभी कभी वो अलग से डेटा में दे सकता है कि हमारे पास 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 ये न्यूट्रलाइज हो रहा है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH के साथ, तो बताओ कितना हीट लिबरेट होगा। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, वो उसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH के साथ, तो कितना हीट लिबरेट होगा। तो नेट में देख लो भाई, H प्लस कितना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड से OH माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे, और जो हीट लिबरेट होता है वो हमें पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में -13.7 किलो कैलोरी। एक H प्लस एक OH माइनस, तो यहाँ पे कितने H प्लस हैं ध्यान से देखना। H2SO4 है 0.1 मोलर, तो H प्लस के मिली मोल्स तो बता सकते, तो हम मोल निकाल लेते हैं। 100 इंटू 0.1 इंटू 2, ये होगा मिली मोल्स ऑफ H प्लस, मोल्स बताने होंगे तो इंटू 10⁻³ ये कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा अपने पास 22 इंटू 10⁻²। ध्यान से देखें क्या इतना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻², इतने मोल हो जाएंगे H प्लस के। अच्छा, OH माइनस के कितने होंगे, वो तो तुम देख लो, 100 इंटू 0.1 मतलब कितने होंगे, 100 इंटू 0.1 वो तो हो गए मिली मोल्स, इंटू 10⁻³ तो वो हो जाएंगे मोल, तो कितना हो जाएगा वो नेट में 10⁻²। अच्छा, तो अगर H प्लस है 2 इंटू 10⁻², और OH माइनस केवल 10⁻² है, तो क्या पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं, जितना बेस है जो कम है उतना न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो 2 इंटू 10⁻² से केवल 10⁻² ही न्यूट्रलाइज हो पाएगा, तो इसका मतलब H प्लस बच जाएगा, बचने दो। न्यूट्रलाइजेशन कितने का होगा, केवल और केवल 10⁻² मोल का होगा, इतने मोल H प्लस और OH माइनस न्यूट्रलाइज होंगे, तो एक मोल न्यूट्रलाइजेशन से इतना हीट लिबरेट होगा। तो जब इतना मोल न्यूट्रलाइज होगा तो कितना हीट लिबरेट होगा, तो बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल्स टू -13.7 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है जब 1 मोल होती, और 10⁻² मोल है तो इंटू 10⁻² मोल, इतना किलो कैलोरी हीट लिबरेट हो जाएगा। -13.7 इंटू 10⁻², 10⁻² क्यों आ गया, क्योंकि इतना ही मोल न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, जितने मोल, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बातें होंगी। कभी कभी हमसे ऐसे दे देगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड ही हैं, कई सारे हैं, और हमसे जानना चाहेगा कि बताओ कितना हीट लिबरेट हो, या कौन ज्यादा हीट लिबरेट करके दे देगा। जैसे किसी ने बोला कि हम HCl लेकर गए, HBr लेकर गए, HI लेकर गए, और चलो ये 3 लेकर गए, और इन सबका फिक्स मोल है, और इनका न्यूट्रलाइजेशन कराया हमने NaOH के साथ, तो कौन सबसे ज्यादा हीट लिबरेट करेगा। अब सबका आंसर होगा HCl भी अच्छा एसिड है, HBr भी अच्छा एसिड है, HI भी, तो सब लोग सेम ही हीट लिबरेट करेंगे। हाँ ठीक बात है, लेकिन जो सबसे अच्छा एसिड होगा ना वो सबसे ज्यादा हीट लिबरेट करेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा एसिड कौन है, HI, तो HI सबसे ज्यादा हीट लिबरेट करेगा। यही क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऐसे होता, HCl है, HBr है, HI है और H2SO4 है, आप कोई हमसे पूछे बताओ सबसे ज्यादा हीट कौन लिबरेट करेगा। सबका हम 1 मोल लेकर गए थे, तो बोलेंगे जब सबका तुम 1 मोल लेकर जाओगे तो H2SO4 है वो तो 2H प्लस दे जाएगा, तो 2H प्लस न्यूट्रलाइज होगा तो ये तो सबसे ज्यादा हीट लिबरेट कर देगा, तो आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें किसी ने ऐसे दे दिया 0.1 नॉर्मल, मोलर नहीं, नॉर्मेलिटी यानी कि इक्विलिब्रियम थोड़ा ध्यान आना चाहिए, 0.1 नॉर्मल HCl है, 0.1 नॉर्मल HClO4 है,
0.1 नॉर्मल H2SO4 है, और हमसे किसी ने बोला हम इनका न्यूट्रलाइजेशन कराने गए NaOH के साथ, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा हीट लिबरेट होगा? अगर नॉर्मेलिटी सबका सेम है तो सब में H प्लस भी सेम होगा, चाहे उसके अंदर 2 H प्लस हो 10 H प्लस हो, उससे मतलब नहीं, सब लोग सेम H प्लस देगा। अब सबसे अच्छा एसिड कौन है? अब सब लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो दो H प्लस है, तो ये तो सबसे ज्यादा हीट लिबरेट करेगा। नहीं, नॉर्मेलिटी में डेटा है तो अंदर जाके नहीं देखो कितना H प्लस है, बस ये देख लो वो एसिड कौन अच्छा है। कौन सबसे अच्छा एसिड है? HClO4। हमने तो याद किया है ना भाई, HClO4, H2SO4, फिर अपने पास HNO3, उसके बाद HI, फिर HBr, फिर HCl। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिसमें सबसे अच्छा कौन होता है? ऊपर वाला, ये सबसे अच्छा है। तो HClO4 सबसे ज्यादा हीट लिबरेट करके दे देगा। ठीक, ये तो हो गई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बातें। अगर कभी अपने पास वीक एसिड हो तब फिर क्या होगा? तब तो इतना हीट नहीं लिबरेट होगा। जब भी कभी वीक एसिड लेकर जाएंगे तब तो इतना हीट लिबरेट ही नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है वीक एसिड तो इक्विलिब्रियम बनाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। ये तो पूरा H प्लस देते ही नहीं। ये अगर पानी में पड़े होते हैं तो क्या करते हैं? एसीटेट आयन और H प्लस, लेकिन ये तो रहते हैं इक्विलिब्रियम में, पूरा H प्लस तो देते ही नहीं। तो जब तुम लेकर जाओगे 1 मोल एसिटिक एसिड तो तुम्हें 1 मोल H प्लस मिलेगा ही नहीं। तो जब 1 मोल H प्लस ही नहीं मिलेगा तो 1 मोल न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा आराम से, तो उतना हीट नहीं लिबरेट करते। जैसे तुम एसिटिक एसिड और NaOH को लेकर गए तो क्या होता होगा? तो हम बोलेंगे NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो 100% आयनाइज हो जाएगा, तो तुम्हें सडन पूरा का पूरा OH मिल जाएगा। लेकिन जब तुम देखोगे OH तो तुम्हें पूरा मिल गया, लेकिन H प्लस नहीं मिलेगा। H प्लस पहले बहुत थोड़ा सा मिलेगा, तो बनेगा थोड़ा सा वाटर और थोड़ी सी हीट लिबरेट होगी। लेकिन जैसे H प्लस को कंज्यूम कराओगे, जैसे मतलब NaOH तो 100% आगे चला गया, OH माइनस बन गया, OH माइनस बना, थोड़ा सा H प्लस है तो वो कंज्यूम हो जाएगा, वाटर बना देगा। थोड़ा सा H प्लस कंज्यूम होगा, हाँ। अब आ जाएंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बताया था? जैसे H प्लस कंज्यूम होगा ये वाली रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड आएगी, फिर से थोड़ा सा H प्लस बनेगा और वो OH माइनस से रिएक्शन करके वाटर बना देगा। फिर से जैसे वो H प्लस कंज्यूम होगा ये रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, जो ये एसिटिक एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। लेकिन उसको आयनाइज कराने के लिए इसने मेहनत की, इसने पूरा OH माइनस दिया था, पूरे OH माइनस थे तो वहां से H प्लस आते रहे और न्यूट्रलाइज हो गया। तो बोलते हैं तुमने इसको आयनाइज कराया, तो इस प्रोसेस को एसिटिक एसिड को फॉरवर्ड ले जाने के लिए कुछ हीट देना पड़ा होगा, उसको बोलते हैं हीट ऑफ आयनाइजेशन। किसका? हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो वीक एसिड था, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ था, उसको आयनाइज कराने के लिए तुम्हें कुछ हीट देना पड़ा होगा, तब ये फॉरवर्ड गया होगा। ध्यान से देखो, तुमने आयंस अलग अलग किए हैं ना, अगर आयंस आपस में अप्रोच करते हैं तो हीट लिबरेट होता है, और अगर आयंस दूर दूर चले गए तो तुम्हें हीट देना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस का कुछ डेल्टा H होता है प्लस में, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ हीट देना ही पड़ेगा। अच्छा, और उसके बाद OH माइनस और H प्लस हीट लिबरेट करेंगे, हाँ माइनस में। तो जो नेट में हीट लिबरेट होता है ना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो कभी भी 13.7 से ज्यादा नहीं होता, हमेशा 13.7 से कम होता है। अमाउंट कंपेयर कर रहा मैं, जो हीट लिबरेटेड है वो 13.7 से हमेशा कम होता है पर मोल। क्यों? क्योंकि जो वीक एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, उनके आयनाइजेशन के लिए कुछ हमें एनर्जी देना ही पड़ता है, जितना एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं हीट ऑफ आयनाइजेशन। अच्छा, जैसे अगर कोई हमसे पूछ ले ऐसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने 1 मोल एसिटिक एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कराया 1 मोल NaOH के साथ, तो कुछ हीट लिबरेट हुआ, उसने बोल दिया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आया वो है हमारे पास -13.5 किलो कैलोरी। तो बताओ हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसको? हम बोलेंगे हीट कितना लिबरेट होना चाहिए था? 13.7। कितना लिबरेट हुआ? 13.5। तो कितना नहीं लिबरेट हुआ? 0.5। कितना नहीं लिबरेट हुआ? 0.2। तो जो नहीं लिबरेट हुआ वही हो गया हीट ऑफ आयनाइजेशन। इतना एनर्जी कंज्यूम हो गया, लग गया क्या करने के लिए? एसिटिक एसिड को आयनाइज कराने के लिए, तो वही हो गया हीट ऑफ आयनाइजेशन। हमेशा इसको प्लस में लिखना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक, क्योंकि एसिटिक एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे थे, उसको आयनाइज कराने के लिए कुछ एनर्जी लग गया होगा, इसीलिए तो उसने कम हीट लिबरेट किया। ठीक है, चले।
तो हमेशा इसको प्लस में बोलना, बस जब भी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे हमें ध्यान रखना होगा। और अगर किसी ने बता दिया 1 मोल से इतना हीट लिबरेट हुआ, तो क्या अगर न्यूट्रलाइजेशन कुछ और मोल होगा तो वो कुछ और हीट लिबरेट करेगा, उसी मोल के हिसाब से निकाल लिया करेंगे। चले, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसी चीजें हमें ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट सा न्यूट्रलाइजेशन का डिस्कशन है, वो मैं कर देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमने HF तो वीक एसिड होता है, हाँ, अक्सर वीक एसिड जो होते हैं वो उतना हीट नहीं लिबरेट करते। अभी हमने देखा वीक एसिड के लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा उसका जो क्वांटिटी होगा वो हमेशा ही 13.7 से कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, उसको आयनाइज कराने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन जब हम HF का कराते हैं न्यूट्रलाइजेशन विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे किसी ने बोला कि हमने HF लेकर चले गए NaOH के साथ, तो जब ये रिएक्शन करता है ना तो क्या बनाएगा, NaF और वाटर। यहाँ पर भी उतना हीट नहीं लिबरेट होना चाहिए, लेकिन रियल में जो यहाँ पे हीट लिबरेट होता है ना वो अप्रोक्सीमेट 18 किलो कैलोरी, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग 18 किलो कैलोरी हीट लिबरेट कर देता है। इतना तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं करते थे, वो तो मैक्सिमम -13.7 ही कर पाते थे। यहाँ पे जो हीट लिबरेट हुआ वो तो माइनस का 18 किलो कैलोरी हो गया, इतना ज्यादा क्यों? अब यहीं पे क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि आखिर इतना ज्यादा हीट कैसे लिबरेट हो गया रे बाबा। तो बोलते हैं देखो, HF जो है ना है ये वीक एसिड, ये H+ देने में बहुत कंजूसी करता है, H+ नहीं देता उतना, अल्टीमेटली इसको भी आयनाइज कराना पड़ा होगा। तो थोड़ा सा H+ और OH- मिलके क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। इससे जो हीट लिबरेट होता है ना वो रियल में कम होता है। लेकिन जब हम ये एसिड बेस्ड रिएक्शन कराते हैं HF के साथ, तो HF जब भी एसिड बेस्ड रिएक्शन कराओगे तो क्या सॉलिड स्टेट में नहीं, एक्वस स्टेट में, जहां पानी होगा। एसिड बेस्ड रिएक्शन हमेशा एक्वस मीडियम में ही कराया जाता है। तो जब तुम पानी में कराओगे तो क्या होगा, जैसे तुम HF को डालोगे ना पानी में, तो ये पानी से बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाते हैं, अलग ही अट्रैक्शन फोर्स, HF 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 ऐसे वाले। HF का H और वाटर के O, उनसे उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये रिएक्शन करके मान लो कुछ HF NaOH से रिएक्शन कर भी जाएंगे तो बनेगा NaF। अब जो NaF बना वो तो F- है, वो बहुत भयंकर तरीके से वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक अलग तरीके का अट्रैक्शन फोर्स। और अगर तुम्हारे पास ऐसे नए अट्रैक्शन फोर्सेस आने लगे, नए तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होने लगा, तो यही ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा, इतना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इतना सारा अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी, लिबरेट। इसीलिए नेट में जो एनर्जी लिबरेट होता है वो -18 किलो कैलोरी के अप्रॉक्स एनर्जी लिबरेट हो जाता है। और इतना एनर्जी लिबरेट होने का राज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बोल देंगे ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन F- एंड वाटर मॉलिक्यूल, HF एंड वाटर मॉलिक्यूल, जो नेट में हीट लिबरेट होता है वो कितना होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा हीट लिबरेट हो जाता है। होना चाहिए था -13.7 से कम, लेकिन नेट में बहुत ज्यादा हीट लिबरेट हो जाता है। तो ये राज हमें पता होना चाहिए। चले, ये हो गई HF की बात। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। जैसे अक्सर हम लोग जिसमें डेल्टा लगा हो वो हमेशा स्टेट फंक्शन होगा। हम लोग लिखते थे ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। तो तुमने ये नहीं देखा इंटरमीडिएट का क्या हुआ, नहीं नहीं, हमने लिखा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। जैसे किसी ने बोला टेम्परेचर का चेंज, तो हम बोलते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन। किसी ने बोला आगे जा करके इंट्रॉपी का चेंज, वहां भी हम लोग सेम ही काम करते हैं कि प्रोडक्ट की इंट्रॉपी चेंज, प्रोडक्ट का इंट्रॉपी माइनस प्रोडक्ट का इंट्रॉपी माइनस रिएक्टेंट का इंट्रॉपी। तो ये भी कैसा प्रोसेस, ये भी कैसा हो जाता है, स्टेट फंक्शन। तो एक्चुअली में जहां पर भी डेल्टा लगा होता है ना वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो केवल स्टेट के ऊपर नहीं डिपेंड करती, कि तुम कहाँ से आए कहाँ गए केवल उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो इसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि जो तुम्हारा प्रोसेस है ना वो है कैसा, किस बात को फॉलो करके तुम जा रहे। जैसे हमारे पास वर्क डन से रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन लिया जाए,
जैसे जब भी तुम कभी पीवी ग्राफ बनाते हो, जैसे तुमने पीवी ग्राफ ऐसे बनाया, यहां से चले गए यहाँ, तो हमें पता होना चाहिए जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, वो होता है वर्क डन। तो जब तुम यहां से इसका इनिशियल स्टेट ए मान लेते हैं, ये फाइनल स्टेट बी, तो जब तुम ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो जो वर्क डन होगा ना इस प्रोसेस का, वो होगा इतना, इसके अंदर का एरिया। लेकिन जब तुम पाथ चेंज कर दोगे, ऊपर से चले जाओगे, तब तो एक्स्ट्रा वर्क डन भी और आ जाएगा, ये भी, क्योंकि ये भी इसके अंदर का एरिया होगा। तो डिपेंड करता है किस पाथ को फॉलो करते हुए गए। पता चला तुम नीचे ऐसे पाथ फॉलो करते हुए चले गए, तो जो तुम्हारा वर्क डन होगा केवल ये होगा, नीचे वाला पार्ट, केवल इतना। तो तो जो वर्क डन होता है ना, वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, किस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ठीक, क्या तुम स्ट्रेट चले गए उस वहां तक, क्या तुम ऊपर से ऐसे चले गए, या कुछ दूसरा पाथ फॉलो करके चले गए। तो वर्क डन नोट कर लेना है इसको। वर्क डन ये कैसा होता है, पाथ फंक्शन। और अगर अच्छे से बोला जाए तो केवल दो ही पाथ फंक्शन अपने पास होते हैं। देयर आर ओनली टू पाथ फंक्शंस, वन इज वर्क डन एंड अनदर इज हीट। इसको याद कभी कर लेना, केवल दो पाथ फंक्शन होते हैं अपने पास, वर्क डन और हीट। वर्क डन और हीट, ये दो पाथ फंक्शंस होते हैं, और कोई भी पाथ फंक्शन अपने पास नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं। इंट्रॉपी और एंट्रोपी चेंज की बातें कर लेते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडम। एंट्रोपी का मतलब होगा फ्रीडम से। जैसे किसी ने बोला कि हम लिक्विड स्टेट से किसी को गैसियस स्टेट में भेज दिए, तो हमें पता है लिक्विड में फ्रीडम थोड़ी कम होती है, गैस में फ्रीडम थोड़ी ज्यादा होती है। तो कोई बताए कि यहाँ पे फ्रीडम क्या हुआ, बढ़ गया या घट गया। फ्रीडम बढ़ गया इस प्रोसेस में, फ्रीडम बढ़ गया, उसी को बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ गया। अच्छा, एंट्रोपी बढ़ गया तो कोई जानना चाहे, बताओ एंट्रोपी का चेंज क्या हुआ, प्लस या माइनस। अगर एंट्रोपी बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ क्वांटिटी माइनस कम, तो फिर नेट में प्लस आ जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई चीज इंक्रीज किया है, इसका मतलब उसका चेंज कैसा है, प्लस। तो एंट्रोपी क्या है, फ्रीडम, रैंडमनेस। रैंडमनेस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या तुम सिंपल इतना ध्यान रखो कि जो फ्रीडम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं वही होते हैं कौन, एंट्रोपी। और अगर तुम ये देख रहे कि फ्रीडम बढ़ गया तो बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ गया। ठीक है, चलिए, जैसे किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि हम जो थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि Cl2 गैस से चले गए 2Cl गैस में, हमसे कोई जानना चाहा, बताओ इस प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। वैल्यू में नहीं, केवल साइन चाहिए। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे बॉन्ड तुमने तोड़ा है, तो डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, प्लस। बॉन्ड तो कोई बनाया नहीं था, तो नेट में ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। हाँ, कोई जानना चाहे एंट्रोपी का क्या हुआ, तो बोलेंगे पहले तो एक ही गैस था, दो गैसेस को तुमने बांध रखा था, और केवल एक ही गैसेस थे, दो Cl एटम्स को बांधने के। लेकिन अभी जब प्रोडक्ट में चले गए तो दोनों Cl फ्री हो गए, ये अलग उड़ सकता है, ये अलग उड़ सकता है, दो दो गैस हो गए अपने पास अलग अलग। तो कम गैस से ज्यादा गैस में चले गए, तो फ्रीडम क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब चेंज ऑफ फ्रीडम कैसा हो गया, पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो जब भी कभी गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी चेंज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अगर जैसे कोई हमें एक छोटा सा क्वेश्चन और दे दे, इसके बारे में थोड़ा सोचो। हमें किसी ने दे दिया कि हम नाइट्रोजन गैस को लेकर जा रहे हैं, पहले हमारे पास नाइट्रोजन गैस था 8 एटमॉस्फेयर पे, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन गैस में, लेकिन बाद में हमने रख दिया 1 एटमॉस्फेयर। अब बताएं क्या होगा, फ्रीडम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, सोचो। इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंथैल्पी चेंज नहीं, केवल इस पे सोचें कि इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। तो बोलेंगे देखो, पहले गैस थी ज्यादा प्रेशर पे, ज्यादा प्रेशर लगा के किसी गैस को रखा था तुमने कंटेनर में, कितना प्रेशर लगाया था बाहर से, 8 एटमॉस्फेयर। तो जो अंदर गैस होगी उसकी फ्रीडम कम होगी, और बाद में तुमने प्रेशर कम कर दिया, तो प्रेशर कम करोगे तो फिर जो गैस होगी उसकी फ्रीडम थोड़ी ज्यादा होगी, बाद में तुमने 1 एटमॉस्फेयर ही लगाया। तो तो नेट में अगर तुमने प्रेशर कम किया, तो गैसियस मॉलिक्यूल तो कम ज्यादा नहीं हुए, तुमने नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन गैस में ही लेकर गए, लेकिन प्रेशर कम करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है, नेट में एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव। प्रेशर तुमने ज्यादा रखोगे तो अक्सर एंट्रोपी कम होगी, प्रेशर कम करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया ऐसे ही।
ये क्वेश्चन का आंसर की एंट्रोपी यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, कभी कभी हमें कुछ नाम दे देता है और हमसे बोलता है बताओ उस प्रोसेस में क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ा या घटा, एंट्रोपी चेंज कैसा हुआ या एंथैल्पी चेंज कैसा हुआ। तो हम कुछ प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा था पॉलीमराइजेशन, तो हमसे पूछेगा कि बताओ जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस उसमें एंट्रोपी चेंज की हालत क्या है, और अगर तुम ये बता सकते हो या एंथैल्पी चेंज तो वो बता दो। अभी हमने देखा था कि पॉलीमराइजेशन क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दें। तो उसी का मतलब हो गया कि वो क्या हो गया, पॉलीमर बना लिया बहुत बड़ा सा। इतने पे ये रुका नहीं और आगे। तो पहले तो तुम्हारे पास इथाइलिन मॉलिक्यूल था, बहुत सारे इथाइलिन को मिला दिया तो क्या बन गया, पॉलीथीन। अच्छा, तो तुम खुद ही सोच सकते हो एक इथाइलिन मॉलिक्यूल गैस है, लेकिन अगर सारे इतने सारे इथाइलिन मिल गए तो क्या हो गया, फ्रीडम कम हो गई, एंट्रोपी घट गया। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज करता है, एंट्रोपी डिक्रीज करता है। चेंज ऑफ एंट्रोपी कैसा आएगा, नेगेटिव। और डेल्टा एच के बारे में तो देखा ही था, पॉलीमराइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेट में जो इसका डेल्टा एच आया था वो कैसे आया था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी डबल बॉन्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी सिंगल बॉन्ड। यही तो था, लास्ट में था हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी सिंगल बॉन्ड। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में अगर कोई हमसे जानना चाहता है कि बताओ एंट्रोपी क्या हुआ, बढ़ गया या घट गया, तो साफ साफ बोलेंगे एंट्रोपी क्या हुआ, घट गया। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज करता है। अच्छा, इंथैल्पी, इंथैल्पी भी डिक्रीज करता है, तभी तो इंथैल्पी चेंज कैसा आया, माइनस। अच्छा, अगला प्रोसेस हमें कोई दे दे क्या, हमसे किसी ने बोल दिया कि हमें बताओ एंट्रोपी का क्या होगा अगर हम कभी बना लें क्या चीज, एक्वस सॉल्यूशन, किसी को डिसॉल्व कर दें वाटर में, किसी को क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें। एक चीज ध्यान रखना, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दें। कभी भी किसी दो लोगों को मिला करके कोई सॉल्यूशन बनाओगे तो हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी प्लस होगा। ठीक है, क्यों, जब भी कभी जैसे ए तुम्हारे एक कंटेनर में केवल ए था, तो तुम्हें ये पता है कि ए के पास में ए होगा, ए के ऊपर ए होगा, तो वहां पे रैंडमनेस नहीं है, सब तरफ ए ही है। अब दूसरे कंटेनर में बी है तो बी के चारों तरफ बी लगे होंगे, वहां पर भी कोई रैंडमनेस नहीं है। लेकिन जब तुमने ए और बी को मिला दिया तो अब क्या हो गया उस कंटेनर में, अब ए के बाद कब ए आएगा पता नहीं है, अब रैंडमनेस आ गया। ए के बाद ए हो सकता है, फिर ए के बाद हो सकता है बी आ जाए, फिर बी के बाद बी, फिर हो सकता है फिर ए आ जाए। तो यहाँ पे रैंडमनेस आ गया। तो जब भी कभी दो लोगों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाओगे, रिएक्शन की बात नहीं चल रही कि तुमने दो लोगों को मिला दिया रिएक्शन हो गया, नहीं, तुमने दो को मिलाया, रिएक्शन नहीं हुआ, वो दोनों मिक्स हो गए, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। तो फिर वो प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। दो लोगों को मिलाएंगे तो रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगा। तो डिसॉल्व करोगे किसी को या सॉल्यूशन बनाओगे तो हमेशा ही एंट्रोपी का क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर हमें कोई और प्रोसेस का नाम दे दे, जैसे अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ, एक प्रोसेस हम लोगों ने पहले सीखा है ना जिसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। और हमसे कोई जानना चाहे बताओ, जिसको हम लोग अक्सर लिख देते हैं HOH करके, इस प्रोसेस में एंट्रोपी का क्या होता है, एंट्रोपी घटता है या बढ़ता है। जैसे हम लोग ये देख लें, क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे पाई बॉन्ड हो उसमें हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस उस पाई बॉन्ड पे रिएक्शन कर जाता है। ध्यान से देखोगे तो दो गैसेस मिल करके कोई एक गैस बना रहे, तो नेट में एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, नेगेटिव। और हमेशा कोई ना कोई गैस लगेगा, मान लो ये लिक्विड भी हुआ तब भी तुम्हें हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराना पड़ेगा और वो हाइड्रोजन गैस उसमें कंबाइन हो जाएगा। तो नेट में एंट्रोपी कैसा होगा, डिक्रीज करेगा। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज करता है। और इंथैल्पी का चेंज, इंथैल्पी का चेंज ध्यान रखें, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा एच माइनस आता है। इसका भी रीजन वही बॉन्ड एनर्जी से है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। तो अगर किसी ने बोला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, और वहां पे एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, एंट्रोपी घटती है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज करता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई हमसे जानना चाहे कंबसन में क्या होता है, कंबसन प्रोसेस में क्या होता है,
तो हम बोलेंगे डिपेंड करेगा। जैसे तुम कार्बन ग्रेफाइट लेकर चले गए, तुमने इसको ऑक्सीजन गैस के साथ जला दिया, चला गया वो CO2 गैस में। तो ध्यान से देखो, एक गैस से एक गैस में चले गए तो नेट में ऐसे लगेगा एंट्रोपी का चेंज कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसे लेकर चले जाओ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और उसकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन गैस से, तो ये बना लेंगे क्या, CO2 गैस। अब यहाँ पे देखो तो पहले 1.5 गैसेस हैं, बाद में एक ही गैस है, तो गैसेस कम हो गए तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज कर गया। एंट्रोपी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। एंट्रोपी डिक्रीज कर गया क्यों, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल कम हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम ऐसे भी देख सकते हो कि तुम्हारे पास कंबसन का ही प्रोसेस हो, उसमें एंट्रोपी बढ़ भी सकता है। जैसे जैसे तुम्हारे पास मीथेन गैस हो और उसका कंबसन करा दो, मीथेन गैस, CH4 गैस, इसको 2O2 से जला दो, ये कहाँ चले जाएंगे, CO2 गैस में। यहाँ पर भी एंट्रोपी ऐसे घट जाएगा, और 2 वाटर लिक्विड में। यहाँ पे देखो 3 गैस है, यहाँ पे एक ही गैस है, तो नेट में एंट्रोपी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। हमेशा एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करता, कंबसन में एंट्रोपी बढ़ भी सकता है। जैसे कंबसन तुम कराने चले जाओ बेंजीन का, इसका कंबसन, बेंजीन का, बेंजीन लिक्विड, बेंजीन लिक्विड फेज में होता है, ध्यान रखना चाहिए। उसका कंबसन कराओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि एंट्रोपी बढ़ भी सकता है कंबसन पे। जैसे C6H6 और ये होता है लिक्विड में, और इसको जलाओ, लगभग तुम्हें 7.5 ऑक्सीजन गैस देना पड़ेगा, ये चला जाएगा 6 टाइम्स ऑफ CO2 गैस में प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाटर लिक्विड में। बैलेंसिंग के लिए 12 और 15, तो यहाँ पे ये आ जाता है। नेट में यहाँ भी प्रॉब्लम हो गया, देखो यहाँ पर भी तुम्हारा एंट्रोपी का चेंज कैसा आ जाएगा, माइनस। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही माइनस मिलेगा, कभी कभी किसी किसी के कंबसन पे तुम्हारा जो एंट्रोपी का चेंज है वो प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। एंट्रोपी का चेंज हमेशा माइनस होगा ऐसा नहीं है, एंट्रोपी चेंज प्लस भी हो सकता है। जैसे नहीं मिल रहा है इतनी देर से एग्जांपल ना हम लोगों को, लो अभी मिल जाएगा। अगर मान लो तुम कार्बन ग्रेफाइट का कंबसन कराते, लेकिन हम उसको जला के लेकर जाते, तो हम वहां से क्या बना देते, अगर CO2 बना देते तो डायरेक्ट वैसे ही चला जाता, लेकिन हम कार्बन ग्रेफाइट को जलाएं और बना दें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो सोचो 2 कार्बन लेकर जाना पड़ेगा, 2 CO बनेंगे। अब ध्यान से देखना इसका एंट्रोपी का क्या हुआ। अब ये तो सॉलिड होता है, ये गैस, एक गैस है, कितने गैस में चला गया, 2 गैस में, तो गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ गए तो एंट्रोपी क्या हो गया, बढ़ गया, एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी चेंज कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो कंबसन में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और प्लस भी और जीरो भी आ सकता है। लेकिन जो डेल्टा एच होता है कंबसन का, वो कैसा होता है, कंबसन प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक, आग लगाओगे तो एनर्जी लिबरेट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज थोड़ा सा बात हमें साइन के हिसाब से समझ में आ गया। अच्छा, अगली चीज जो हम लोग देखने चल रहे हैं वो है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना, किसी प्रोसेस का डेल्टा एच हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग यही समझते थे कि जब हमारे पास कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जब हम उसका डेल्टा एच निकालते हैं, तो जो भी डेल्टा एच आया, जैसे मान लो डेल्टा एच आया माइनस का 100 किलो कैलोरी, इसका मतलब क्या होता है कि उसने माइनस 100 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट किया होगा। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो इतना एनर्जी लिबरेट किया होगा। तो ऐसा लगता है ये सारी की सारी एनर्जी यूज हो सकती है, ऐसा लगता तो है कि अगर इतनी एनर्जी मिली तो इतनी एनर्जी यूज होगी, लेकिन ऐसी बात सही नहीं होती। हमेशा ये होता है कि जो भी एनर्जी तुम्हें मिला ना, उसमें से कुछ ही एनर्जी यूज हो सकता है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो यूज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तो डेल्टा जी होता है ना, वो फ्री एनर्जी, इतनी एनर्जी जो यूज हो सकता है किसी और काम के लिए। गिब्स फ्री एनर्जी वही बताता है डेल्टा एच। डेल्टा एच में से हम कुछ कम कर देते हैं। अगर तुम इक्वेशन की बात करो तो इतना जानते होगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच। ये वाला पार्ट कम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा एच एक बल्क क्वांटिटी है, ये पूरा का पूरा डील करके बताता है प्रोडक्ट का हीट माइनस रिएक्टेंट का हीट। अब जो भी नेट में डेल्टा एच आया, उतना उतना एनर्जी यूज नहीं हो सकता, उसमें से कुछ कम कर देते हैं, फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो यूज हो सकता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा जी। ठीक है, अच्छा, इसका रिलेशन एक इससे होता है कि हमारे पास जो भी गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, कभी हमने बात किया था ना स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, मतलब किसी का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ
जैसे कोई बोलता है मेथेन गैस का फॉर्मेशन, तो हम लोग कैसे करते थे, तो बोलते थे जाओ मेथेन गैस को बनाओ, कहाँ से, उसमें आने वाले एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से। तो मेथेन गैस को बना लेते कार्बन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन गैस से। तो इस प्रोसेस का जो भी डेल्टा एच होता वही हो जाता स्टैंडर्ड गिब्स फ्री स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। अब एक ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। यहां पर भी सेम ही नौटंकी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसके 1 मोल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कहां से, उसमें आने वाले एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस का डेल्टा एच नहीं, इस प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा ना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। है ये बिल्कुल वैसा ही है, और इसके लिए भी रेफरेंस वही चीज होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट इन द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म इक्वल्स टू 0। जो रेफरेंस था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, वही रेफरेंस होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में बोल देता है बताओ कौन सी रिएक्शन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को बता रहा है, तो वो रिएक्शन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को बताएगा जिसमें तुम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करो, कहां से, उसमें आने वाले एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से। जैसे अगर कोई हमसे पूछे बताओ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन गैस, किसी ने हमसे पूछा बताओ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन गैस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं वैसे ही क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ब्यूटेन गैस बोले तो C4H10, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C4H10 इसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इसमें आने वाले एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से, 4 ग्रेफाइट गैस, 4 कार्बन ग्रेफाइट और 5 हाइड्रोजन गैस से। अब जो इस प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा वही हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन नहीं, यहाँ पे कौन है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन गैस। ठीक, अच्छा, जैसे हमने बोला था कि अगर कोई रिएक्शन लिखी हो तो उसका डेल्टा एच कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम तरीके से डेल्टा जी भी लिखेंगे, किसी प्रोसेस का डेल्टा जी लिखना हुआ, डेल्टा जी नॉट, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा, जो कहाँ होगा, एलिमेंट इन द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। जो भी मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा उसका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे डेल्टा एच में होता था, बस इसको निकालने के लिए अलग से तरीके हैं, सेम तरीके से निकालना है, लेकिन वैल्यू सेम नहीं आएगा, जो डेल्टा एच होता है वही नहीं आएगा, ये इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास ये चीज। अब चलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन के ऊपर, जो हमें बताता है कि डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, और अगर तुम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना चाहोगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। पहले हम लोग बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाले की बात कर लेते हैं। जब भी कभी किसी रिएक्शन का डेल्टा जी 0 हो जाए ना, तो वो रिएक्शन होती नहीं, ना वो फॉरवर्ड जाता है ना ही वो बैकवर्ड, वो एक्चुअली में रहता है इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर कभी किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए तो वो रिएक्शन बैकवर्ड आ रही होती है, फॉरवर्ड के लिए उस रिएक्शन को बोल देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और ध्यान रखें, जो ये वाला स्टैंडर्ड कंडीशन वाला है ये हमें कुछ नहीं बताता। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट 0 आ गया तो हम कुछ नहीं बोल सकते, डेल्टा जी नॉट अगर प्लस आ गया तब भी कुछ नहीं बोल सकते, डेल्टा जी नॉट अगर माइनस आ गया तब भी कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है डेल्टा जी नॉट प्लस हो तब भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बसा लेना। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ये रिएक्शन के नेचर के बारे में नहीं बताता, बताता है डेल्टा जी, जो किसी भी टेम्परेचर का है। ये तो एक फिक्स वैल्यू होता है केवल वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए,
ये नहीं बताता कि वो रिएक्शन कैसी है, कि किसी ने दे दिया डेल्टा जी नॉट जीरो है, बताओ वो इक्विलिब्रियम पे है क्या, नहीं हो सकता है वो रिएक्शन फॉरवर्ड पे जा रही हो। ठीक है, चलिए। तो अब कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन से हम लोग किसी भी चीज का आइडिया नहीं लगा सकते। अच्छा, अब गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन में ना चार कंडीशंस होती हैं। किसके ऊपर कंडीशंस होती हैं वो, डेल्टा एच और डेल्टा एस के ऊपर। किसी ने हमसे बोल दिया कि डेल्टा एच है प्लस में और एंट्रोपी चेंज भी है प्लस में, बताओ वो वाली रिएक्शन अब कैसे होगी, क्या वो हमेशा हो जाएगा, क्या उस रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा कम रखना पड़ेगा या क्या होगा। तो हम बोलेंगे चलो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन का यूज करो और बताओ डेल्टा जी का साइन कैसा होगा। तो बोलेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। टेम्परेचर तो हमेशा प्लस में ही होता है, इंट्रोपी कैसा है प्लस में, तो प्लस माइनस बाहर माइनस बचा रहेगा, ये तो प्लस माइनस हो गया। प्लस माइनस क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है। अगर जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी रिएक्शन, प्लस हो गया तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, माइनस हो गया तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, तो कब होगा माइनस, अगर कोई पूछे स्पॉन्टेनियस कब करा पाएंगे, तो हम बोलेंगे माइनस पाने के लिए तुम्हें माइनस वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना। माइनस वैल्यू बड़ी कब होगी, जब उसके सामने जो टेम्परेचर आ रहा है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा रखा तो नेट में ये वाला टर्म बहुत ज्यादा होगा, नेट में माइनस ज्यादा होगा। तो बोलेंगे जब भी दोनों प्लस प्लस में हो तो शॉर्टकट होता है, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और जब दोनों माइनस माइनस होते हैं तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। आसान रहता है याद रखना, दोनों प्लस में है तो नॉर्मली स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तुम्हें हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा तब स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, ध्यान रखें। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन किसी ने दे दिया, अभी तो मैंने प्लस प्लस ले लिया था, अब चलो माइनस माइनस ले लेते हैं। जब तुम माइनस माइनस लोगे तो क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। वहां पे डेल्टा एस माइनस में है, सामने भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर से यहाँ नौटंकी हो गई, नौटंकी क्या कि प्लस माइनस फिर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। अब माइनस कब होगा, जब ये वाला टर्म कम हो, उसके लिए टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, कम। तो अब यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो होता है, लेकिन कब, एट लो टेम्परेचर। बोला ना, अगर दोनों प्लस में होगा तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, हाई टेम्परेचर पे। अगर दोनों माइनस होगा तो कब स्पॉन्टेनियस होगा, एट लो टेम्परेचर। माइनस 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 मतलब नेट में वही ध्यान रखो, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। तीसरी कंडीशन, अब जो हमारे पास केसेस बचे हैं वो या तो वहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा हमेशा, या तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे थर्ड केस ले लेते हैं, जब हम एक को प्लस ले लें एक को माइनस, मान लो मैंने डेल्टा एच को प्लस ले लिया और एंट्रोपी चेंज को माइनस। अब इसका डेल्टा जी देखो, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, और यहाँ पे है डेल्टा एस में तो सामने भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। और प्लस प्लस तो क्या हमेशा ही प्लस रह जाएगा, हाँ ऑलवेज प्लस। ऑलवेज प्लस मतलब ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसी रिएक्शन कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकती, किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड। ठीक है, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कम रखो ज्यादा रखो फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ही डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, प्लस। तो ये ध्यान रखें, ये सबसे बेकार कंडीशन है, सबसे बेकार थर्मोडायनेमिक कंडीशन, जहां पे कोई रिएक्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकती। अच्छा, लास्ट केस तो अब हम जान ही गए हैं कि डेल्टा एच होगा माइनस और एंट्रोपी का चेंज होगा प्लस। अब क्या होगा डेल्टा जी, आओ देख लो, डेल्टा एच माइनस है और यहाँ डेल्टा एस पे प्लस है, वहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। और नेगेटिव नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ऐड कर रहे, तो ये माइनस ही रह जाएगा। माइनस का मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कम रखें या ज्यादा रखें फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रखो लो रखो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ही ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये चार थर्मोडायनेमिक कंडीशन है जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा डिस्कशन गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के ऊपर और उसके इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
अगला है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन पे अक्सर जेई में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन क्या होता है ध्यान रखें, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। ठीक, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या होता है, तुमने अगर केमिकल इक्विलिब्रियम देखा हो तो इसको बोलते हैं रिएक्शन रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट जब केमिकल इक्विलिब्रियम है या नहीं है वो मतलब पता नहीं होता, तो हम लोग क्यों निकालते हैं, क्वेश्चन मार्क जैसा रहता है कि वो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड या इक्विलिब्रियम में है, उसे चेक करने के लिए। अच्छा, ये रिलेशन पहले तो ध्यान रखें, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अच्छा, अगर कभी इक्विलिब्रियम हो तो हमें पता है इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी कैसा होगा, जीरो। ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या होगा, जीरो, और क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो तुम्हें डाउट नहीं है, तो जो रिएक्शन कोशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन अगर हम लगा दें यहाँ पे, तो डेल्टा जी हो जाएगा जीरो, डेल्टा जी नॉट वो तो जीरो नहीं होगा, प्लस अब देखना ध्यान से, डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन डेल्टा जी नॉट कुछ आएगा, आर टी एल एन क्यू की जगह पे क्या लिख दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो डेल्टा जी नॉट होगा वो होगा माइनस आर टी एल एन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें पता है एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है 2.303 आर टी लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ध्यान रखें। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, अब जब कभी तुम डेल्टा जी नॉट निकालोगे इक्विलिब्रियम पे तो अक्सर कैसा मिलना चाहेगा, अगर आप ध्यान से रखना, ये देखो ये वाली कंडीशन अपने एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या चीज, अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी हमें पता हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाए वन, मान लो आ गया वन, तो फिर तो पक्का डेल्टा जी नॉट कैसा हो जाएगा, जीरो, क्योंकि तुम यहाँ पे वन रखोगे तो लॉग वन कितना हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा जी नॉट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन से ज्यादा है तो log वन से ज्यादा कैसा होगा, कुछ पॉजिटिव चीज होगा, और सामने पॉजिटिव है और इधर मतलब बाहर नेगेटिव है, और ये log तो पॉजिटिव दे देगा वन से ज्यादा पे, तो नेट में कैसा हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, निगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। और लेकिन अगर कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही वन से कम आ जाए, मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया 1/10, 1/10 मतलब 10⁻⁻1, तब तो log कितना दे जाएगा, माइनस में, log वन से कम कितना वैल्यू देता है, माइनस, और log माइनस दे दिया और सामने माइनस है, तो नेट में कैसा हो जाएगा, प्लस। उस टाइम पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा हो जाएगा, प्लस, जीरो से ज्यादा। तो देखना है इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी नॉट जीरो भी हो सकता है, डेल्टा जी नॉट निगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था हम ये नहीं बता सकते कि डेल्टा जी नॉट क्या है तो रिएक्शन का नेचर क्या होगा। समझ में आया, तो ये तो हो गई इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अभी ये कंडीशन खत्म नहीं हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका जो फाइनल हमें ये वाली कंडीशंस मिली है वो निकालने सीखना, ये रट नहीं पाओगे कोई भी चीज। बस ये ध्यान रखो कि इक्विलिब्रियम होता तो क्या होता, बस याद रखने के लिए तुम इस रिलेशन को ध्यान रखो, कई बार लिखते भी रहो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अच्छा, तो तुम्हें डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पे कितना मिल गया, माइनस आर टी लॉग ऑफ, या ऐसे बोले एल एन ऑफ डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर हमें याद करो एक ग्राफ हम लोग कभी बनाते थे, कौन सा ग्राफ होता था वो, कि अगर हमें ग्राफ बनाना हो इसमें, किसमें ग्राफ बनाना हो, एल एन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर, तो उसके लिए तो तुम्हें कोई एक्सप्रेशन भी होना चाहिए ना, कि वो ऐसे होगा या फिर ऐसा होगा। याद करो एंडो एक्सो देखना पड़ता है ऐसे अगर ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाएंगे ये ग्राफ, उसके लिए तो तुम्हें एक रिलेशन होना चाहिए। तो हम डेल्टा जी नॉट की जगह पे क्या लिख दें, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन का यूज करेंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अलग करना पड़ेगा, अलग कर लो, एल एन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू माइनस आर टी से डिवाइड कर दो, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, और माइनस माइनस प्लस, देखो टी टी कैंसिल हो जाएगा, इधर डिवाइड करोगे तो बचेगा आर, तो ये हो जाएगा एक एक्सप्रेशन।
ध्यान से देखो, ये y इक्वल्स टू एम एक्स से कंपेयर हो जाता है, फिर इसको अलग से देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रख लो, यहाँ से हम लोग अच्छी अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। ln ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल ln है तो डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी होगा, लेकिन अगर ये लॉग में लिखोगे तो वो 2.303 का फैक्टर यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। चलें, ये वाले एक्सप्रेशन को निकालने सीखना, कैसे निकाल सकते हैं। जो डेल्टा जी नॉट का हमारे पास फॉर्मूला है ना, वहीं से ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज, ठीक है, किसको, डेल्टा जी नॉट के फॉर्मूले से ही। अच्छा आए, अगर हमें किसी ने दे दिया, अगली कंडीशन अगर हम लोग यूज करना चाहें, अगली कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम नहीं, हमसे किसी ने बोल दिया ना स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या रिलेशन होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या रिलेशन होगा। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे तुम रिलेशन देखना चाहो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये तो इन जनरल है। अगर तुम स्टैंडर्ड कंडीशन लगाओगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या बोला था मैंने, कोई अगर एक्वस में होगा तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, कोई अगर गैस में है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, और अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो अगर कोई एक्वस में 1 मोलर रहेगा, गैस में 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, तो सोचो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू तो हमेशा 1 हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अगर क्यू 1 हुआ तो क्या हम साफ साफ बोलते हैं डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। हाँ ध्यान रखिए, जब भी कभी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होती है तो वहां पे जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा जी नॉट के बराबर होता है। किसी ने डेल्टा जी बता दिया और बोल दिया स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो वही हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और ले लें। अब अगर किसी ने हमसे बोल दिया कि स्टैंडर्ड कंडीशन भी है साथ में इक्विलिब्रियम भी है, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, अभी अभी सीखा था, स्टैंडर्ड का मतलब Q इक्वल्स टू 1, और इक्विलिब्रियम भी है तो इक्विलिब्रियम पे Q क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। अच्छा, इसका मतलब स्टैंडर्ड और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब Q इक्वल्स टू Q, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Q के बराबर होगा, और स्टैंडर्ड का मतलब Q कितना होगा, 1 के बराबर। अच्छा, तो अगर तुम यहाँ पे लगाते, अभी तुमने देखा था इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कैसा हो जाता है, 0, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट के। अब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाता है और क्यू भी उसी के बराबर रहेगा, और डेल्टा जी नॉट तो सेम होंगे ही, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम होने की वजह से इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी 0 होता है, तो नेट में डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट दोनों साथ में रह करके 0 हो जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये तो हो गई रिलेशन की बातें। अच्छा, कोई बताए कौन हमें बताता होगा रिएक्शन का नेचर, भूल नहीं जाना, डेल्टा जी नॉट हमें नहीं बताता रिएक्शन के नेचर के बारे में, कौन बताता है, डेल्टा जी। डेल्टा जी बताएगा कि वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। रिलेशन ध्यान रखना, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। आगे चलते हैं, नया पॉइंट। नया पॉइंट क्या है, ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर। बोला था ना, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखें, वो वाला एक्सप्रेशन, कौन सा, जो अभी अभी तुमने सीखा था कि जो ln ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, निकाल लेना इसको फिर से, वो माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई आर, ऐसा होता है। जी हाँ, अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं ln में, अगर तुम चाहते हो कि हमारा ग्राफ जो हो वो किस में हो, ln में, तो अगर तुम ln में ग्राफ बनाना चाहोगे तो तुम ln वाले एक्सप्रेशन से बनाओ, ln ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यहाँ पे 1 अपॉन टेम्परेचर। तो देखो इसको कंपेयर करके, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m कौन है, m है माइनस का डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर, और c क्या है, वो है एंट्रोपी चेंज बाई आर। y क्या है, y तो दिख ही रहा है, ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, x क्या है, 1 अपॉन टेम्परेचर, 1 अपॉन टेम्परेचर और ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अलग करके देखो, x के सामने वाला स्लोप हो जाएगा और बचा हुआ टर्म c जो होगा वो y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो इन जनरल ये कैसा हो सकता है, अब स्लोप देखने में तो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन ये तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा डेल्टा एच नॉट के ऊपर। तो इन जनरल एक लाइन होगा जो सेंटर से नहीं पास करेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि उसका y एक्सिस कुछ इंटरसेप्ट है। या तो लाइन ऐसे हो सकती है, या फिर लाइन ऐसे हो सकती है, या फिर लाइन ऐसे।
एक ग्राफ बनेगा, उसका लाइन कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन जैसा रहेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है पैरेलल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, हो सकता है वो नेगेटिव स्लोप के साथ हो सकता है वो पॉजिटिव। कौन बताएगा? वो तो डेल्टा एच बताएगा भाई। मान लो किसी प्रोसेस का डेल्टा एच जीरो है, तब तो स्लोप जीरो हो जाएगा, तब फिर ये वाली लाइन हो जाएगी डेल्टा एच नॉट जीरो के लिए। अगर किसी ने बोला नहीं नहीं डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो तब फिर स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। देख लो भाई, अगर तुम यहाँ नेगेटिव रखोगे, बाहर भी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब ये वाली लाइन। लेकिन प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। अच्छा, और ये वाली लाइन कब बनेगी? जब तुम ले लो डेल्टा एच नॉट, मान लो प्लस में ले लिया, तब फिर स्लोप कैसा हो जाएगा? माइनस। अगर स्लोप माइनस में हुआ तो यही वाली लाइन बनेगी, क्योंकि इसी का स्लोप माइनस होगा। अगर एंगल 90 से ज्यादा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो फिर वो नेट में रिएक्शन कैसी हो जाती है? नेट में वो ग्राफ कैसा हो जाता है? नेगेटिव स्लोप का। लेकिन इसका डेल्टा एच कैसा होगा? ध्यान से देखो, पॉजिटिव, तब फिर उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो तीन तरीके की लाइन बन सकती है, ऐसे भी बन सकता है जिधर एक्स हो, और स्ट्रेट भी आ सकता है, और ऐसे कोई भी एक लाइन बना सकते हैं। लेकिन स्लोप हमेशा क्या होगा? अगर एल एन में रहेगा ग्राफ तो माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट जो ये वाला इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा? वो तो फिक्स है, स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और ये भी स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज डिवाइडेड बाई आर ऊपर भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर हम ln में नहीं log में बनाना चाहते, जैसे यहाँ पे log में दिया था, तो हम क्या करते? 2.303 सामने लाना पड़ता, 2.303 log बन जाएगा ln। log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी प्लस स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज डिवाइडेड बाई आर। तो तुम क्या करो, 2.303 से डिवाइड कर दो, तो log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी प्लस स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज डिवाइडेड बाई 2.303 आर। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? अब अगर तुम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना चाहो तो अगर तुम अभी स्लोप देखोगे तो तुम्हें स्लोप मिल जाएगा माइनस का डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर। कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ग्राफ वैसे ही रहेगा, बस स्लोप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डिवाइडेड बाई 2.303 आर। ये दो वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आया? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम से भी रिलेटेड है, वहां पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही तो यूज करके चल रहा है। चले, तो ये हो गया हमारा ग्राफ लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर के ऊपर डिस्कशन। आगे चले, चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग चैप्टर को खत्म करने के लिए चल रहे हैं आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले तो कुछ साइन कन्वेंशन समझ लो। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अगर कभी सिस्टम को हीट देते हैं, एनीथिंग गिवन टू द सिस्टम, एनीथिंग गिवन टू द सिस्टम is considered as पॉजिटिव। कुछ भी सिस्टम को दोगे तो हम उसको लेंगे प्लस जैसा। कुछ भी, हाँ कुछ भी, अगर तुमने सिस्टम को कुछ भी चीज दे दिया ना, कोई भी चीज, तो हम उसको लेंगे प्लस में। कैसा लेंगे? प्लस में। जैसे तुमने इसको दे दिया क्यू अमाउंट ऑफ हीट, सिस्टम को हीट मिल रहा है तो हम लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू प्लस जो भी हीट दोगे। ठीक, लेकिन अगर सिस्टम से कुछ चला गया, जैसे किसी सिस्टम ने बोला कि हमने कुछ वर्क कर दिया, तो फिर हम लिखेंगे वर्क इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी गया। लेकिन नहीं, सिस्टम ने बोला हमने कुछ हीट स्टोर भी कर लिया, कुछ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में छिपा भी लिया, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्म कैसे लिखेंगे? प्लस। ऐसे एनीथिंग गिवन टू द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। इतना ध्यान रखना, सिस्टम को कुछ भी दोगे उसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव में, लेकिन अगर सिस्टम से कुछ लेकर भागोगे तो फिर वो हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रख लेना। जैसे हमसे बोलता है वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वर्क डन कैसा लिखोगे? बोलेंगे सिस्टम पे वर्क करोगे, सिस्टम का एनर्जी तो लॉस नहीं होगा, तो लिखेंगे प्लस में। लेकिन अगर किसी ने बोला नहीं नहीं हम वर्क करेंगे वर्क डन बाय सिस्टम, तो अगर तुम सिस्टम के थ्रू काम करोगे तो सिस्टम की तो एनर्जी लॉस होगी, उस टाइम पे वर्क डन को कैसा लिखेंगे? माइनस। अच्छा, वर्क डन ऑन सिस्टम को ही बोलेगा कंप्रेशन कर दिया मैंने। कंप्रेशन कर दिया मतलब तुमने सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगाया ना, तभी तो सिस्टम पे वर्क किया होगा।
तो फिर कंप्रेशन का मतलब वर्क डन पॉजिटिव। और किसी ने बोला नहीं नहीं हमने एक्सपेंशन कर दिया, अगर तुम एक्सपेंशन करोगे तभी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, उस टाइम पे हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान रखना, कंप्रेशन एक्सपेंशन, ये कुछ छोटे छोटे साइन कन्वेंशन है, उनको हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। केमिस्ट्री के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जी हाँ, यहाँ पे फिजिक्स से थोड़ा सा अलग होता है। अगर तुमने किसी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया तो वो सिस्टम को बोला जाता है कि हो सकता है वो कुछ वर्क कर दे। तुमने अगर उसको कुछ हीट दिया है तो वो वाला हीट ले करके कुछ वर्क डन कर सकता है, जी हाँ, और साथ में हो सकता है कुछ वर्क ना करे, कुछ एनर्जी छिपा ले। तो फिर बोलेंगे क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तुमने, हाँ, उसने कुछ वर्क कर दिया और कुछ एनर्जी छिपा ली, बस। तुम इसको डेल्टा ई भी बोल सकते हो, तुम इसको डेल्टा यू भी बोल सकते हो, इंटरनल एनर्जी चेंज को अक्सर डेल्टा यू लिख लो मन करे तो। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमेशा तुम्हें यहाँ पे वैल्यू को साइन के साथ ही रखना पड़ेगा कि कितना हीट दिया, कितना वर्क किया, कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज आया, हमेशा ध्यान रखें। और जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा ना उसे हम हमेशा लिखेंगे एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए अक्सर मोल से रिलेटेड होता है तो बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा यू हमेशा फिक्स होता है। वर्क डन हमेशा कैसे लिखते हैं, वर्क डन को हमेशा लिखेंगे पी डीवी माइनस पी डीवी। ये क्या है, इंटीग्रेशन जैसा टर्म होगा, हमें कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमेशा। बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं होता, आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर हमें वर्क डन पता चल जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज पता चल जाएगा, हम कितना हीट दिया गया है ये बता सकते हैं, या फिर हीट दिया गया है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके सारी चीजें बता सकते हैं। ध्यान रखें, सिस्टम को हीट दिया तो उसको प्लस में ले लिया, सिस्टम ने कुछ वर्क किया होगा तो माइनस में, और डेल्टा यू प्लस, उसने कुछ एनर्जी छिपा ली या अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया होगा तो डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कभी भी अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो जो डेल्टा यू होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज, वो हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर तुमने टेम्परेचर कभी घटाया होगा तो डेल्टा यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा टी कैसा होगा, प्लस, तो डेल्टा यू भी प्लस हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो डेल्टा टी कैसा हो जाएगा, माइनस, तो डेल्टा यू भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका यूज हो सकता है। ठीक है, चलो, ये हो गया इंटरनल एनर्जी का चेंज, वर्क डन। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे यूज करेंगे, आगे चलते हैं। अलग अलग हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होंगे और ये पॉइंट हमारा लास्ट होगा आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोग लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर चुके होंगे थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मेनली हमारे पास 5 तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम रखते हैं कांस्टेंट, एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस जहाँ पे हम लोग प्रेशर रखते हैं कांस्टेंट, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे हम लोग रखते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट, और एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस जहाँ पे हम लोग हीट को कांस्टेंट रखते हैं। वो जो अपने पास बोतल होते हैं ना, कुछ आते हैं जहाँ पे हमने वाटर रख दिया तो वो वाटर अगर गर्म रखा तो गर्म ही रहेगा, ठंडा रख दिया तो ठंडा ही रहेगा। और एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में सारे के सारे स्टेट फंक्शन पूरे साइकिल के लिए जीरो होते हैं, सारे के सारे, चाहे डेल्टा एच ले लोगे, डेल्टा जी ले लोगे, डेल्टा यू ले लोगे, मतलब जो भी चीज होगा, डेल्टा टी ले लोगे, जो भी स्टेट फंक्शन है वो सारी की सारी चीजें जीरो हो जाती हैं साइक्लिक प्रोसेस में। तो एक एक करके हम लोग प्रोसेस को देखना शुरू करते हैं। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, पहला आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जब तुम वर्क डन निकालने जाओगे पी डीवी करोगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो कुछ भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो नेट में वर्क डन कैसा हो जाएगा, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसा होगा, जीरो ना भाई। वर्क डन जीरो हो गया तो फिर तो बोलेंगे अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक तो तुम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हैं, कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये छोटी छोटी चीजें जरूरत पड़ सकता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। कभी अगर इधर उधर जरूरत पड़ा तो यूज कर सकते हैं। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो बोलेंगे कुछ तुम हीट दोगे लेकिन वो कोई वर्क करेगा ही नहीं, सारी की सारी एनर्जी वो खा जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना हर एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, खास करके अपने नीट एग्जाम के लिए। बस हमें चार प्रोसेस को अच्छे से देख के रखना है और कुछ नहीं, सारे प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका यूज कैसे करते हैं वो ध्यान में रखना है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आइसोकोरिक हीट होगा, आइसोकोरिक जो हीट होगा, आइसोकोरिक हीट गिवन टू द सिस्टम, इसको अच्छे से नोट करना, गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। देखो जो भी तुम उसको हीट दोगे वो कोई भी वर्क नहीं करने वाला है आइसोकोरिक प्रोसेस में। तुमने जो भी हीट दिया सारा हीट वो खा लेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करेगा, एक भी पैसे का एनर्जी यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू कैसे लिखोगे, डेल्टा यू और कहीं मैं डेल्टा ई लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रखें, डेल्टा यू और डेल्टा ई कैसे हैं, सेम ही है। तो इनको लिखेंगे क्या, हम तो जानते हैं, इसको लिख देंगे एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, जहां पे वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस ले लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो जब तुम PV इक्वल्स टू एनआरटी लगाओगे तो क्या हम साफ साफ बोल सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2, प्रेशर तो कांस्टेंट है ही। अच्छा, वो छोटे छोटे ग्राफ भी बना सकते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर में ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ऐसा बनेगा। उसका स्लोप भी निकाल सकते हैं, यहाँ से NR/P हो जाएगा। वो छोटे छोटे काम कर सकते हैं। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन तो जीरो नहीं होगा, वर्क डन कितना होगा, प्रेशर इंटू dV ऐसे करके तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन V के टर्म्स में तो V हो जाएगा, V2 माइनस V। ये क्या है एक्चुअली में, चेंज। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बहुत आराम से लिख सकते हैं, कितना, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, ये हो जाएगा वर्क डन। और जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने जाएंगे, कुछ भी हीट दोगे तो ये वर्क भी करेगा, साथ में एनर्जी को स्टोर भी करेगा। क्या इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा, नहीं भाई, वो तो तभी जीरो होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है। कुछ वर्क करेगा तो माइनस का W और Q इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमेशा वही रहेगा n। नहीं तो तुम्हें यहाँ पे लगे कि हम इसको NCP डेल्टा टी लिख देंगे, नहीं, इसको लिखेंगे NCV डेल्टा टी, आइसोबारिक प्रोसेस। और यहाँ पे वर्क डन लिखना होगा तो माइनस P डेल्टा V लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, अगला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, जिसको डेल्टा ई बोल लो या डेल्टा यू, वो कैसा हो जाएगा, जीरो। मतलब इस प्रोसेस में कभी कूलिंग और हीटिंग नहीं होगा, कूलिंग और हीटिंग नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। तो अगर हम PV इक्वल्स टू एनआरटी का यूज करें तो हमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट पता है तो क्या हम ये बोल सकते हैं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब P1 V1 इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, P2 V2। मतलब हम यहाँ पे P1/P2 लिख सकते हैं V2/V1 की जगह पे, तो P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1। तो ये चीजें हो सकती हैं जो हमारे पास आइडियल गैसिफिकेशन होता है वहां से। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो जब भी तुम कुछ अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो वर्क तो करेगा लेकिन कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करने वाला है। ध्यान से देखो तो ये ऐसे लगता है जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस का उल्टा, वो कोई काम नहीं करता था, सारी एनर्जी खा जाता था, ये सारा काम कर देगा, कोई भी एनर्जी नहीं रखेगा अपने पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन निकालना होगा, हाँ, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, यहाँ पे माइनस P dV। लेकिन हमें पता है कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर की जगह पे उठा के रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे, माइनस P की जगह पे क्या लिख दें, PV इक्वल्स टू NRT से निकाल लो, P की जगह पे लिख सकते हैं NRT डिवाइडेड बाई V, तो NRT डिवाइडेड बाई V dV, वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो देखो माइनस NRT ये तो कांस्टेंट है, 1/V dV ये बाहर हो जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस NRT, ध्यान से उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा ln V और लिमिट रखोगे तो V2/V1 हो जाएगा, NRT ln V2/V1। अगर इसको और अच्छे से ln की जगह पे log लिखना चाहते हो तो -2.303 NRT
log ऑफ V2 बाई V1। एनआरटी आएगा जरूर। इसी एनआरटी की जगह पे तुम और भी क्या लिख सकते हो, ये ध्यान रखना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना। कभी कभी क्वेश्चन में हमें आइसोथर्मल प्रोसेस तो देता है लेकिन टेम्परेचर ही नहीं देता, तो हम फिर यहाँ पे वर्क डन निकालना होगा तो क्या करेंगे, एनआरटी की जगह पे रख देंगे किसको, पीवी को। एनआरटी की जगह पे पीवी लिख देना बस। और V2 बाई V1 की जगह पे अगर कभी V2 बाई V1 नहीं दिया तो हम उसकी जगह पे P1 बाई P2 लिख सकते हैं। फॉर्मूले में ध्यान रखना, यहाँ पे तुम लोग ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस को एक बार ध्यान रखें कि अगर तुमने वर्क डन निकाल लिया तो क्या क्यू बता पाओगे, हाँ क्यू हो जाएगा वो प्लस करके, प्लस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी ये सारी चीजें डिस्कशन में हमें समझ में आना चाहिए, कैसे वर्क डन निकालेंगे और कैसे क्या। अच्छा, अगर हमें कभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ बनाना हो, कैसा ग्राफ, पीवी, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बनवाया दिया जा रहा है कि प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम की। हाँ, तो जब तुम ग्राफ बनाने चाहोगे ना, किसका ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम का, तो सोचो जब वॉल्यूम जीरो होगा तो प्रेशर कैसा होगा, इनफाइनाइट, और जब तुम प्रेशर को जीरो करोगे तो वॉल्यूम कैसा होगा, इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ ऐसे बन के आएगा, ठीक है। कैसा रहेगा वो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसे बन के रहेगा, ऐसे पीवी ग्राफ। इसके अंदर का जो एरिया होगा वही वर्क डन होगा, लेकिन इसका एरिया इतने आराम से निकाल नहीं सकते, इसलिए वर्क डन का वो फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, -2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1, ठीक है। चलें नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये लास्ट साइक्लिक प्रोसेस देखना होगा वो, लेकिन हम लोग अल्टीमेटली यहीं पे खत्म कर देंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, क्यू जीरो रहेगा, क्यू जीरो रहेगा नहीं, क्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो चेंज ऑफ हीट होगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो, चेंज ऑफ हीट। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में ऐसा नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वो सब नहीं। यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन आता है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा एक्चुअली में इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, ये एक्चुअली में जो मोलर हीट कैपेसिटीज है उनका रेशियो होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही रहता है, Cp बाई Cv हमेशा 1 से ज्यादा ही मिलता है। पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये टर्म यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो क्या होगा, तुमने कोई हीट दिया ही नहीं है, ये होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन कोई हीट दोगे ही नहीं, तो नेट में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, वर्क डन इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी चेंज। तो अगर एडियाबेटिक कंडीशन में कोई पूछे एडियाबेटिक वर्क क्या वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा, बोलेंगे हाँ। और साइन में भी सेम रहेगा, अगर वर्क डन आया प्लस में तो जो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो भी प्लस में, ठीक। किसी ने बोला हमने कर दिया कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, बताओ वो हीटिंग होगा या कूलिंग, तो बोलेंगे कंप्रेशन कराओगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन में वर्क डन कैसा होता है, प्लस, और उस टाइम पे एडियाबेटिक कंडीशन में जो वर्क डन का साइन होता है वही इंटरनल एनर्जी का चेंज का भी साइन। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस आ गया मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया होगा। तो कभी भी तुमसे किसी ने बोला एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन कराएंगे तो वो क्या होगा, हीटिंग, एडियाबेटिक कंप्रेशन हीटिंग। और अगर तुम्हें एक्सपेंशन करा दिया होगा तो फिर क्या हो जाएगा, कूलिंग, ठीक है। चलिए, इसके लिए भी अगर तुम पीवी ग्राफ बनाते हो तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही आता है, पीवी ग्राफ सेम ऐसे ही मिलता है। और वर्क डन ऐसे वर्क डन को कैसे लिख दोगे, यहाँ पे वर्क डन लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, हमें सी वी दिया होगा, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज है, एन कितने मोल गैस के लिए तुम देखना चाहते हैं, डायरेक्ट तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। तो ये हो गए 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जो मैंने बोला है ना, साइक्लिक प्रोसेस में जो भी स्टेट फंक्शंस होंगे वो जीरो हो जाएंगे, ठीक। चलो, तो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स में जो बचा हुआ पार्ट था वो हम लोगों ने आज के इस लंबे वीडियो में देख लिया। अगर तुमने सुकून से देखा हो, जाग करके देखा हो, जो कि बहुत टफ रहा होगा, ऐसे 1.5 घंटे बैठ करके पढ़ते रहना, देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके देख लेना चाहिए कंप्लीट वीडियो को, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा खास करके तुम्हारे नीट के एग्जाम में, ठीक। चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।